हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी विज्ञान की क्लास में। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जंतुओं में पोषण, अब जंतुओं में पोषण में हमने पढ़ा मानव में होने वाली पाचन क्रिया को और कैसे भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अब जैसा कि आपने देखा कि मानव की पाचन क्रिया में हमारे दांतों का कितना अहम रोल होता है। जैसे ही भोजन मुख से मुख गुहा में जाता है, दांतों का कार्य आरंभ हो जाता है और भोजन को वहीं पर दांतों से काटा और चबाया जाता है। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दांतों के विषय में। तो आज आप पढ़ेंगे मनुष्यों में दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं, दांतों की क्या संरचना होती है और उस आधार पर दांतों के क्या क्या कार्य होते हैं। और जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा मानव में होने वाली पाचन क्रिया को, आज आप जानेंगे कि ऐसे जंतु जो घास खाते हैं यानी कि शाकाहारी जंतुओं में पाचन किस तरह से होता है और उनके अंदर एक ऐसी संरचना पाई जाती है उनकी आहार नाल में जो मनुष्यों के आहार नाल में नहीं पाई जाती है। अब वो संरचना क्या है, तो ये जानने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा हमारी क्लास के अंत तक। और इसके साथ ही आप ये भी जान पाएंगे कि बहुत से एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा, हाइड्रा, जिनमें कि हमारी तरह विकसित ना तो आहार नाल होती है ना ही हमारी तरह हाथ होते हैं। सोचिए वो कैसे अपने भोजन को ग्रहण करते होंगे, कैसे उनमें होता है भोजन का पाचन। तो ये सभी सवाल जो भी आपके मन में आ रहे हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी आज की क्लास में। बस ज़रूरत है हमें मिलकर शुरू करने की। तो फिर देर किस बात की है, चलिए हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। तो हुआ क्या कि कल मिली से मिलने उसके दादाजी आए, देख सकते हैं आप। तो मिली बड़ी खुश हुई, खुश होकर वो उनके लिए अमरूद लेके आई। बोली दादाजी मैं आपके लिए अमरूद लाई हूँ, अमरूद खा लीजिए। पर ये क्या, दादाजी तो अमरूद खा ही नहीं रहे। अब मिली ने सोचा ऐसा क्या हो गया कि दादाजी अमरूद नहीं खा रहे। तो दादाजी ने बड़े संकोच के साथ बोला बेटा मैं अमरूद कैसे खाऊं, मेरे तो चबाने वाले दांत है ही नहीं। तो मिली हंसते हुए बोली दादाजी आपके तो दांत मुझे दिखाई दे रहे हैं, फिर आप कैसे नहीं अमरूद खा सकते। तो दादाजी ने बोला बेटा मैं इन काटने वाले दांतों से चबा नहीं सकता। तो मिली सोचने लगी ये कैसे हो सकता है, काटने वाले दांतों से हम चबा क्यों नहीं सकते। फिर भी मिली दौड़ते हुए गई और खुशी खुशी दादाजी के लिए बिस्किट लेके आ गई। अब बच्चों इसी तरह से आपके मन में भी कुछ सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर में हम काटने वाले दांतों से चबा क्यों नहीं सकते। तो मिली के साथ साथ आपके मन में भी उठने वाले इन सभी प्रश्न को उत्तर चलिए हम मिलकर ढूंढते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है ये जानने की कि दांतों का संरचना, दांतों की बनावट कैसी होती है, क्योंकि दांतों की बनावट के आधार पे ही उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। अच्छा बच्चों आपने अक्सर देखा होगा शीशे में कि आपके क्या सारे दांत एक जैसे दिखाई देते हैं, जरा मुझे सोचकर बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब, आपने बिल्कुल मुझे सही बताया, वेरी गुड बच्चों। क्योंकि हमारे सारे दांत एक जैसे नहीं होते हैं, उनकी बनावट भी अलग अलग होती है और इसी आधार पर उनके कार्य भी। तो हमें जब ये समझना है कार्यों के बारे में तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि दांत की संरचना कैसे होती है। तो देखिए बच्चा ये क्या है, ये है दांत, ये है दांत की संरचना। और मनुष्य के दांत की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। जो हिस्सा आपको दांत बाहर दिखता है, जो आपके मोतियों की तरह सफ़ेद दांत दिखते हैं, वो हिस्सा कहलाता है क्राउन। उसके बाद जो हिस्सा आपका मसूड़ों के अंदर धंसा होता है वो हिस्सा कहलाता है रूट। फिर दोनों हिस्सों के जो बीच का भाग होता है, जैसे हमारे अंदर नेक होती है ठीक वैसे ही ये पोर्शन कहलाता है नेक। यानी कि हम एक दांत को 3 भागों में बांट सकते हैं, क्राउन, नेक और रूट। यानी कि मसूड़ों से ऊपर वाला भाग है क्राउन, क्राउन और रूट के बीच का भाग है नेक और मसूड़ों से नीचे वाला भाग होता है रूट। इस तरह से हमारा दांत 3 भागों में बटा होता है। अब बच्चों हमारे जो दांत होते हैं वो जबड़े की हड्डी में धंसे होते हैं और जो हमारा नीचे का पोर्शन जबड़े का पोर्शन है वो एक विशेष प्रकार की त्वचा से ढका होता है और उस त्वचा को हम कहते हैं क्या, गम्स, यानी कि मसूड़ा या जिंजीवा। तो ये होते हैं आपके ये होते हैं मसूड़े। अब दांत की बेटा परतें जो होती हैं वो 3 भागों से मिलकर बनी होती हैं। जो हमको बाहर से दिखाई देता है ये परत कहलाती है इनेमल। ये इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ पाया जाने वाला है। इससे बने होते हैं क्या, हमारे दांत। ये आपको पोर्शन दिख रहा है, ये है इनेमल। इसके बाद
पाया जाता है डेंटाइन। डेंटाइन हड्डी की तरह कठोर होता है, ये रहा डेंटाइन, ये आप देख सकते हैं। फिर आता है पल्प। पल्प जो आप बीच का पोर्शन देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन होता है इसका पल्प। और पल्प के अंदर आपको इस शिराएं जैसी दिख रही है, ये है रक्त वाहिनियां। तो इस तरह से दांत में कुल टोटल होती हैं 3 परतें। अब 3 परतों में पहली है इनेमल, जो सबसे कठोरतम पदार्थ है हमारे शरीर का, दूसरा है डेंटाइन और तीसरा है पल्प, जहाँ पर होती हैं रक्त वाहिनियां। अब ये जो इनेमल है ये किसका बना होता है? इनेमल बना होता है कैल्शियम, एनेमिल नामक लवण और साथ में प्रोटीन। तो इन चीज़ों से मिलकर बना होता है इनेमल। तो ये है दांत की संरचना। अब हम देखेंगे दांत कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा था मिली के दांत, दादाजी के दांत, वो काटने वाले दांतों से चबा नहीं पा रहे थे। तो अब आप समझ जाएंगे, जब इसको आप समझेंगे दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला दांत होता है कृंतक यानी कि छेदक, जिसे हम बोलते हैं इंसीजर। इसकी आप बेटा संरचना देखिए, ये आगे से कैसा होता है, फ्लैट यानी कि समतल और साथ में नुकीला। इससे क्या होता है, भोजन को काटा जाता है। जैसे चाकू से हम सब्जियां काटते हैं क्योंकि वो नुकीला होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे आगे के दांत भी बहुत नुकीले होते हैं और समतल होते हैं, जिससे भोजन को आसानी से काटा जा सके। और ये संख्या में कितने होते हैं, ऊपर के जबड़े में कुल टोटल 4 दांत, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये हैं आपके, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर यानी कि कृंतक या इंसीजर। फिर हम आते हैं दूसरे दांत की ओर, जिसका नाम है रदनक या भेदक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैनाइन। देख सकते हैं ये ऊपर से काफ़ी नुकीला होता है, कोनिकल होता है। इसका कार्य होता है भोजन को फाड़ना। होता क्या है, इसका उपयोग हमारे में बहुत कम होता है। इसका ज़्यादा उपयोग उन जानवरों में होता है जो मांस को खाते हैं, क्योंकि वो मांस को फाड़ते हैं इन्हीं दांतों की सहायता से। फिर है अग्र चवर्णक यानी कि प्रीमोलर। प्रीमोलर और इसके बाद है चवर्णक मोलर। इन दोनों का सेम कार्य होता है, भोजन को पीसना और चबाना। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने बताया था कैनाइन, ये संख्या में होते हैं ऊपर, ये 2, एक ये और एक साइड में आपका हो गया इधर। तो इस तरह से अब हम बात करेंगे प्रीमोलर। ये 2 दांत होते हैं प्रीमोलर यानी कि अग्र चवर्णक। भोजन को पीसने और चबाने के लिए इनका सतह कैसी होती है, ऊबड़ खाबड़। ये आप देख सकते हैं, ये ऊबड़ खाबड़ संरचना होती है, जिससे कि भोजन को आसानी से चबाया जा सके। और दूसरा है चवर्णक, चौथा दांत। इसका कार्य भी भीसना और चबाना ही है, लेकिन ये सतह को बढ़ा देता है, इसलिए ये दांत देखने में इससे थोड़ा सा ये एरिया इसका ज़्यादा होता है, यानी ये चौड़े होते हैं। तो इस तरह से 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अब इस तरह से आपने देखा कि इन चारों दांतों के अलग अलग क्या कार्य होते हैं। अब हम देखेंगे दंत सूत्र क्या होता है। दंत सूत्र होता क्या है, पहले तो ये समझिए। हमारे जबड़े में यानी हमारे मुंह में दांतों का जो विन्यास है, यानी दांतों का जो अरेंजमेंट है, दांत कहाँ कहाँ कितने नंबर में स्थित हैं, कितनी संख्या है मुंह में, इन सबको मिला के बनता है दंत सूत्र, यानी दांतों की पूरी व्यवस्था कहलाती है दंत सूत्र। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कृंतक होते हैं 4, रदनक होते हैं 2, अग्रचवर्णक 4 और चवर्णक होते हैं 6। तो टोटल कितने हुए, 16। वेरी गुड। अब ऊपर के जबड़े में 16, तो नीचे के जबड़े में भी कितने होंगे, जरा बताइए मुझे। वेरी गुड, नीचे के भी हो जाएंगे 16। तो 16 और 16 मिला के कितने दांत हो गए, 32 दांत हो गए। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए, 32 दांत। अब दंत सूत्र भी देख लीजिए। ये देखिए, ऊपर कृंतक हो गए 2 इधर और 2 इधर, ये हाफ जबड़ा है आपका, यानी कि आधा। आप देख सकते हैं ये इंसीजर यानी कि आपका है ये कृंतक दांत, ये है 2। फिर है कैनाइन यानी कि रदनक 1 दांत, प्रीमोलर अग्रचवर्णक यानी कि ये है 2, और फिर उसके बाद है मोलर, ये है संख्या में 3। तो इस तरह से ये हमारे आधे जबड़े की पूरी संरचना दी हुई है, यानी 2 1 2 3। देखिए यही आपके सामने लिखा हुआ है, 2 1 2 3। ये है हमारा ऊपर का आधा जबड़ा। फिर इधर है ये हमारा ऊपर का दूसरे साइड का जबड़ा। तो कितने नंबर हुए देखिए, 2 1 3 3 2 5 और 5 3 8, यानी कि इधर हो गए 8
इधर भी हो गए 8। तो 8 और 8 मिला के कितने हो गए 16। ठीक इसी तरह से नीचे भी आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक संख्या है ये 8 और ठीक इधर भी कितनी है 8। तो 16 और 16 मिला के हो गए 32। तो इस तरह से आपको बच्चों दंत सूत्र समझ में आ गया होगा अब तक। अब बच्चों आपने ध्यान दिया होगा कि छोटे बच्चे क्या होता है, जब 5-6 साल के बच्चे होते हैं उनके दांत आपने देखा टूट जाते हैं। आपके भी दांत टूटे होंगे, बचपन में आपने उनको ले जाके गमलों में डाला होगा, मिट्टी में डाला होगा। मैंने भी बहुत सी सब चीज़ें की हैं बचपने में, तो हम सभी करते हैं जब हम छोटे होते हैं। लेकिन क्या बड़े लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? क्या उनके दांत भी अगर टूट जाए तो फिर से निकल आते हैं? नहीं ना। आपने बहुत से बूढ़े लोगों को देखा होगा, उनके मुंह में दांत गिर जाते हैं तो दोबारा नहीं आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे मुंह में दांत 2 तरह के पाए जाते हैं। दांतों के 2 सेट होते हैं। पहला होता है अस्थायी और दूसरा होता है स्थायी। अस्थायी दांत वो होते हैं जब बच्चा छोटा होता है, उसकी 3 साल 2 साल की एज में जब दांत आपको दिखते हैं, पूरी तरह से दांत आ जाते हैं, उन सभी दांतों को हम बोलते हैं मिल्क टीथ, बेबी टीथ, दूध के दांत या अस्थायी दांत। हम इनको किसी भी नाम से बुला सकते हैं। और ये संख्या में कितने होते हैं 20। कितनी संख्या होती है 20, क्योंकि पूरे दांत इनमें नहीं होते हैं। तो देखिए अब इसमें आप देख सकते हैं कौन सा नहीं है। तो आप देखिए आगे ये हैं आपके कृंतक, ये हो गया रत्नक और ये 2 हो गए आपके चवर्णक। तो इस तरह से बच्चों इनमें कितने दांत हो गए? कुल हो गए ऊपर के जबड़े में टोटल 10 दांत, यानी कि ऊपर 10 नीचे 10, कुल मिला के कितने दांत हो गए 20 दांत। तो इस तरह से छोटे बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं 20 दांत पाए जाते हैं। और ये दांत 5 से 6 साल की उम्र में गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है? दांत गिरते हैं और उनकी जगह पर नए दांत आने लगते हैं। और जो नए दांत आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, स्थायी दांत। और स्थायी दांत कितने होते हैं संख्या में? मैंने भी आपको बताया था 32 होते हैं। तो देखिए अब स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? अस्थायी तो आपने देखा 20 होते हैं, अब स्थायी दांतों की संख्या होती है 32। तो 32 में कौन से दांत कितने होते हैं जो आपने पढ़ा था दंत विन्यास में? कृंतक होते हैं 4, रत्नक होते हैं 2, एक इधर और एक इधर। फिर ये है प्रीमोलर, 2 इधर होते हैं और ये 2 इधर होते हैं। फिर है मोलर, मोलर देख सकते हैं इधर 3 और इस साइड भी 3। तो इस तरह से 2 कृंतक, 1 भेदक, 2 अग्रचवर्णक और 3 चवर्णक दांत। तो इस तरह से टोटल हो गए 32 दांत। अब यहाँ पर आप ये देखिए किस तरह से मिल्क टीथ टूटते हैं और उनकी जगह पर नए टीथ आ जाते हैं। तो जैसा आप ये देख सकते हैं कि ये है हमारे अस्थायी दांत, यानी कि दूध के दांत। फिर नीचे से ये देखिए निकल रहा है, छोटा सा आपको दिख रहा है, ये है स्थायी दांत। और जब जैसे जैसे ये नीचे से बढ़ने लगता है, ये ऊपर वाला दांत जो यानी दूध का दांत था, ये यहाँ से इस तरह से टूट के अलग हो जाता है। और इसकी जगह कौन ले लेता है? इसकी जगह ले लेते हैं स्थायी दांत। तो ये है दांत टूटने की प्रोसेस, जो आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ सवाल ये उठता है, आपके भी मन में आ रहा होगा, कि जब हमारे दांत टूट जाते हैं तो उनकी ज़रूरत ही क्या है? दूध के दांतों की सीधे सीधे यही स्थायी दांत निकल आए। क्या ज़रूरत है हमको? क्या इम्पोर्टेंस है अस्थायी दांत का? क्या उसका रोल है? तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अस्थायी दांत यानी कि दूध के दांत हमारे मुंह में क्यों निकलते हैं। तो देखिए इसकी 2 वजह हैं। पहली चीज़ कि ये आप जब छोटे होते हो, दांतों का आकार छोटा होता है, तो आपके दूध के आकार दांत निकलते हैं जो कि साइज में छोटे होते हैं। फिर हम जब बड़े होते हैं तो उनकी जगह पर हमारी उम्र के हिसाब से, हमारे शरीर के आकृति के अनुसार, साइज के अनुसार दांतों की संख्या थोड़ी बढ़ जाती है और स्थायी दांत पहले से थोड़े ज़्यादा चौड़े और बड़े निकलते हैं। और दूसरी चीज़ कि हमारे स्थायी दांतों के लिए एक जगह प्रदान करना, उनको निकलने के लिए जगह बनाने का काम कौन करता है? अस्थायी दांत, क्योंकि अस्थायी दांतों की जगह पर ही निकलते हैं स्थायी दांत। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि क्या सभी के मुंह में 32 दांत होते हैं? ये तो ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। किसी किसी के मुंह में ही होते हैं 32 दांत। ज़्यादातर लोगों के मुंह में आजकल 30 दांत ही पाए जाते हैं। जो तीसरा मोलर टीथ यानी कि ये चवर्णक दांत, जिसे हम कहते हैं विजडम टीथ, ये बहुत ही कम लोगों के मुंह में पाया जाता है। तो इस तरह से दांतों की संख्या 30 भी हो सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा था बच्चों कि हमने मानव के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा।
तो आज आप देखेंगे कि ऐसे जंतु जो घास खाते हैं, शाकाहारी जंतु, उनमें पाचन क्रिया कैसे होती है। तो आपने अक्सर देखा होगा बच्चों कि गाय भैंस खाते हैं गाय भूसा तो बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं, फिर क्या होता है, वो जैसे ही आराम करने कहीं बैठते हैं तो आपने देखा मुंह चलाते रहते हैं। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्या होता है, वो अपना मुंह क्यों चलाते रहते हैं, मुंह में कुछ भी नहीं है फिर भी मुंह चला रहे हैं, जबकि ये तो खाना खा चुके हैं। क्या हम और आप भी कभी ऐसा करते हैं? नहीं ना, बिल्कुल सही, क्योंकि उनमें ही ऐसा प्रोसेस होती है। क्या ये प्रोसेस कहलाती है उनके अंदर रोमंथन की, चबाने का जो ये प्रक्रम होता है, जो वो मुंह चलाते रहते हैं। तो चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं होता क्या है। देखिए, गाय और भैंस जितने भी और बकरी हैं, जितने भी इस तरह के जंतु हैं जो शाकाहारी होते हैं, ये जल्दी जल्दी अपने भोजन को निगल लेते हैं और उस भोजन को ले जाकर कहाँ इकट्ठा करते हैं। ये एक हिस्सा है रूमेन, यहाँ पर वो खाद्य पदार्थ जाकर उनका इकट्ठा हो जाता है। और फिर क्या होता है, यहाँ पे वो इकट्ठा तो कर लेते हैं, अब उसको पचाने के लिए उसको फिर से चबाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सिर्फ इसका आंशिक पाचन होता है, आंशिक यानी कि कुछ मात्रा में। तो जो इनका आंशिक पाचन होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं जुगाल। उसके बाद जब वो आराम की कंडीशन में बैठते हैं तो अपने खाए गए भोजन को फिर से छोटे छोटे पिंड को, यानी थोड़े थोड़े हिस्से को फिर से मुंह में लाते हैं और फिर से उसको चबाते हैं। तो ये जो चबाने का प्रक्रम है उसे हम कहते हैं रोमंथन। और ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? रोमंधी या रूमिनेंट। अब मैंने आपसे एक चीज़ बताई थी कि एक अलग सी संरचना, अब वो आपको यहीं पर पता चलने वाली है। देखिए, क्योंकि ये जंतु खाते हैं घास भूसा तो इसमें पाया जाता है सेलुलोज। अब सेलुलोज को पचाने के लिए इनमें एक अलग सी संरचना पाई जाती है, जो इनकी आप देख रहे हैं छोटी आंत और ये है बड़ी आंत। इसके बीच में एक ये संरचना है सीकम, ये आप देख सकते हैं, ये संरचना है सीकम, जिसे हम अंधनाल भी कहते हैं। इस संरचना की वजह से ही इनमें सेलुलोज का पाचन होता है और यही वो संरचना है जो मानव की आहार नाल में नहीं पाई जाती है, जिसके बारे में आपको मैंने शुरुआत में बताया था। ये संरचना केवल शाकाहारी जंतुओं में ही पाई जाती है, जिसका नाम है अंधनाल या सीकम। तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि किस तरह से शाकाहारी जंतुओं में पाचन क्रिया होती है और क्या होती है संरचना जो हमारे अंदर नहीं पाई जाती है। अब हम बात करेंगे इसके बाद एक कोष की जीव, अमीबा और हाइड्रा की। अब इनमें जैसे मैंने बताया कि हमारी तरह ना तो हाथ होते हैं और ना ही इनमें कोई पाचन अंग होता है। तो अब आप सोचिए इसमें कैसे होती होगी पाचन क्रिया। तो यही समझने के लिए आपको देखना होगा अमीबा की भोजन ग्रहण की विधि को और पाचन की विधि को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, अमीबा पहली बार जलाशयों में पाया जाता है और ये बहुत ही सूक्ष्म जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है और ये है भोज्य पदार्थ। जैसे ही अपनी इसको सतह के आसपास कहीं लगता है कि कोई भोज्य पदार्थ है तो इसमें इस तरह से पादाप विकसित होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। हिंदी में कहते हैं पादाप और इंग्लिश में कहते हैं स्यूडोपोडिया। तो इस तरह से वो चारों ओर से इसको धीरे धीरे इस तरह से आप देख रहे हैं घेरते 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 और ये पूरी तरह से इसको बंद कर देता है और ये बन जाती है खाद्य धानी, जिसके अंदर भोजन बंद हो जाता है। फिर इसी के अंदर इसमें तरह तरह के पाचक रस स्रावित होते हैं अंदर से और भोजन का पाचन हो जाता है। फिर क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं वैसे इसमें भी अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं। फिर ये दिख रहे हैं आपको अपशिष्ट पदार्थ। फिर इस तरह से इसका जो ये स्यूडोपोडिया यानी पादाप अंदर की तरफ खुलने लगते हैं और यहाँ से ये हट जाता है और यहाँ से ये अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आई। पादाप यानी कि स्यूडोपोडिया की वजह से ही भोजन अंदर गया और फिर उसी की वजह से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस है अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण की और उसके पाचन की। अब हम देख लेते हैं हाइड्रा में किस तरह पाचन होता है। देख सकते हैं हाइड्रा में ये स्पर्शक हमारी जैसे उंगलियां हैं, इस तरह से इनमें पतले पतले तंतु धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। ये जिनको हम बोलते हैं स्पर्शक। इसमें क्या पाया जाता है? स्पर्शक। अब स्पर्शक क्या करते हैं, जैसे ही इनको एहसास होता है
कि इनके चारों ओर कोई भोजकण है, ये तुरंत ही उसको जल्दी से पकड़ लेता है और अपने मुंह की ओर खींच लेता है। यहाँ पर मुंह नहीं होता है, यहाँ पर एक केवल छिद्र जैसी संरचना होती है जिसके अंदर भोजन चला जाता है। उसके पश्चात क्या होता है, भोजन का अंदर जाते ही यहाँ पर इसकी कोशिकाओं के द्वारा पाचन कर दिया जाता है और फिर अपशिष्ट का निष्कासन कर दिया जाता है। तो ये हो गई हमारे अमीबा में भोजन ग्रहण की विधि। तो ये तो बच्चों आपने समझ लिया अमीबा में। अब हम बात करेंगे कि आपने आज क्या क्या सीखा। हमने आज सीखा दांतों की संरचना और दांतों के प्रकार के बारे में। फिर हमने जाना कि घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है, और उसके बाद आपने जाना कि अमीबा और हाइड्रा में भोजन किस प्रकार ग्रहण किया जाता है और कैसे होता है उसका पाचन। तो बच्चों, जैसे आपने देखा आज कि गृह कार्य में आपको क्या क्या करना है, तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम अपने दांतों की सुरक्षा कैसे करें। तो चलिए ज़रा हम एक मज़ेदार मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है एक दांतों का मॉडल। दिख रहा आपको कितने सारे दांत हैं ना। तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा था, एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये 4 कौन से दांत हैं आपके, ये हैं आपके इंसीजर, 2 इधर और 2 इधर। इनको हम क्या कहते हैं, कृंतक। कृंतक यानी कि इंसीजर। इसके बाद इन चारों दांतों के बगल में ये नुकीले से दांत दिख रहे हैं आपको, ये क्या होते हैं, कोनिकल दांत होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कैनाइन यानी कि रदनक। इनका कार्य क्या होता है, भोजन को फाड़ना। और ये इंसीजर यानी कृंतक का कार्य होता है भोजन को काटना, और इसका कार्य होता है फाड़ना। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। इसके बाद ये जो 2 दांत आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये दोनों साइड है, ये होते हैं अग्रचवर्णक, जिसका कार्य होता है भोजन को काटना और पीसना। फिर है ये 1 2 3 इधर और 1 2 3 ये दांत। ये आपको काफ़ी चौड़े से दांत दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं मोलर यानी कि चवर्णक दांत। इनका कार्य भी होता है सेम प्रीमोलर की तरह, भोजन को काटना और चबाना। तो इस तरह से नीचे ये दांत हैं 16 और ऊपर भी ये दांत है पूरे 16। तो 16 और 16 मिला के हो गए 32 दांत। अब आप देखिए कैसे आपको दांतों को ब्रश करना है बच्चों। तो जैसे देखिए, ये हैं क्या, आपके खाए हुए भोजन के कण जो आपके दांतों में फंसे हुए हैं, और इसके साथ हैं बहुत सारे बैक्टीरिया। तो अब हम कैसे साफ़ करें इन बैक्टीरिया को। तो चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं ब्रश करना। तो कैसे आपको ब्रश करना है, देखिए सबसे पहले आपको टूथपेस्ट लेना है और आगे के दांतों में करना है, ताकि दांतों में खूब सारा आप करेंगे तो झाग हो जाए। फिर हम ब्रश को इस तरह से करेंगे, उसके बाद आगे थोड़ा थोड़ा करेंगे, फिर इस तरह से इनको साइड में करेंगे। ये आप देख रहे हैं बैक्टीरिया और खाए हुए कण बाहर निकल रहे हैं दांतों से। उसके पश्चात हम इस ब्रश को करेंगे उल्टा, फिर ऊपर के दांतों को हम इस तरह से करेंगे, उसके बाद ये सामने के दांतों में करेंगे और फिर से इधर के दांतों में। अब ऊपर नीचे के दांत हो गए, लेकिन जो साइड का पोर्शन है इसको साफ़ करने के लिए हमें दांतों को, ब्रश को इस तरह से करना होगा, ताकि ये साइड के दांतों को इस तरह से आपको दिख रहा होगा। देखिए बच्चों, ये साइड के दांतों को इस तरह से साफ़ किया जाता है। ये इस तरह से आगे के दांतों को, और उसके पश्चात इस तरह ये साइड के दांतों को, और फिर आखिरी में इन फिर सामने के दांतों को एक बार ब्रश कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, आपके मोतियों जैसे चमकते हुए सफ़ेद दांत दिखाई देने लगते हैं। लेकिन ये क्या है बच्चों, बताइए ज़रा। तो बिल्कुल सही जवाब, ये है हमारी जीभ, जिसे हम बोलते हैं टंग। अब क्या होता है, दांतों की सफाई तो हो गई, जीभ का क्या, जीभ की सफाई ज़रूरी नहीं है। जीभ पे भी बहुत सारे खाने के कणों की वजह से गंदगी चिपकती है, बैक्टीरिया होते हैं। तो इसको भी साफ़ करने के लिए आप टंग क्लीनर ज़रूर यूज़ करिए। तो इस तरह से बच्चों आपने आज समझा कि दांतों की संरचना क्या है, और अब हमारे लिए ज़रूरी है ये भी जानना कि हम ब्रश कितनी बार करें। क्या 1 बार या 2 बार, ज़रा सोच के बताइए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हमें अपने दांतों को 2 बार ब्रश करना चाहिए, 1 बार सुबह उठकर और 1 बार रात में सोने से पहले। अगर हम अपने दांतों को सही से ब्रश करेंगे तो हमारे दांतों में फंसे हुए भोजकण निकल जाएंगे और दांतों में सड़न नहीं होगी, और नहीं तो क्या होगा, उल्टा जो भी फंसे हुए कण है वो दांतों में ही रह जाएंगे, और भोजन के सड़ने से दांतों में धीरे धीरे कैविटी होगी। तो इस तरह से आपको एक दिन में 2 बार ब्रश करना है, 1 बार सुबह और 1 बार रात में। तभी तो आपके दांत चमकेंगे मोतियों की तरह। तो बच्चों, इस तरह से अब आपने देखा कि हमें अपने दांतों को ब्रश किस तरह से करना है
और अब अपने चैप्टर के बारे में भी समझ चुके हैं आज कि किस तरह से शाकाहारी जंतुओं में पाचन क्रिया होती है और किस तरह से हमारे क्या क्या दांत होते हैं, क्या क्या उनके कार्य होते हैं, और साथ में एक कोश की जीव जैसे कि अमीबा और हाइड्रा, इनमें किस तरह से हम भोजन का अंतर्ग्रहण होता है और कैसे होता है उसका पाचन। तो अब बच्चों ये है आपके सामने गृह कार्य जिसे कि आपको पूरा करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है शाकाहारी जंतु की आहार नाल की विशेषता, तो ये तो आपको अब तक समझ में आ गई होगी, उसका नाम है सीकम या अंधनाल। फिर है सूक्ष्म जीव अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये जैसा कि अभी मैंने आपको पहले दिखाया था, एक बार फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है अमीबा में होने वाला पाचन, तो इस चित्र को आपको बना के दिखाना है। फिर से हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे। अमीबा अपने भोजन को किसकी सहायता से पकड़ता है? अब क्या ये भी मुझे बताने की ज़रूरत है? ज़रा सोच के बताइए मुझे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वो होते हैं पादाब यानी कि स्यूडोपोडिया। अब हम बात करेंगे आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्नलिखित में से क्रियाएं संपादित होती हैं। तो ज़रा जल्दी जल्दी मुझे आंसर दीजिएगा बच्चों। भोजन को चबाना किसकी सहायता से होता है? ये होता है दांतों की सहायता से। भोजन को चबाना होता है दांतों की सहायता से, और जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करता है? हमारे आमाशय में स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो उसको नष्ट करने का काम करता है HCl, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे आमाशय में स्रावित होता है। फिर है पचे हुए भोजन का अवशोषण। ये सब बिल्कुल आपको पता होंगे आंसर, मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताया था। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में, चाहे वो मनुष्य हो या शाकाहारी पशु हो या कोई भी हो, भोजन का पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। फिर है सेल्यूलोज का पाचन। अब ये तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, ये वही संरचना है जिसकी बात मैंने क्लास की शुरुआत में की थी, जो हमारे अंदर नहीं, यानी मनुष्य के आहार नाल में नहीं पाई जाती है। और वो क्या है? वो है सीकम। बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। वो है सीकम, यानी कि जिसे हम अंधनाल भी बोलते हैं। तो सीकम और अंधनाल है जहाँ पर सेलुलोज का पाचन किया जाता है। तो बच्चों, इस तरह से आज आपने पूरी तरह अपने चैप्टर को समझ लिया है कि किस तरह से शाकाहारी जंतुओं में भोजन का पाचन होता है। और हमारे अब आपको उस क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया होगा कि हम काटने वाले दांतों से क्यों नहीं चबा सकते हैं। तो आपने जाना कि दांतों के प्रकार क्या क्या होते हैं, दांतों के कार्य क्या क्या होते हैं, और आपने ये भी जाना कि एक कोश की जीव जिनमें हाथ और हमारी तरह विकसित आहार नाल ना होने के बावजूद भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन कैसे होता है। तो चलिए, इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में कुछ और नए रोचक तथ्यों के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।